प्रदेश मैडम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। विनय सहस्त्रबुद्धे जी। आदरणीय उपसभापति महोदया, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। उपसभापति महोदया, हम सब जानते हैं सदन की परंपरा के अनुसार हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को बहुत गंभीरता से लेते हैं, सोचते हैं, उसकी बहस भी करते हैं। मगर विगत कुछ दिनों से इस सदन में जो चर्चा चल रही है और विशेष रूप में हमारे विपक्ष के मित्र जिस पद्धति से इस विषय पर बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बेहतर होगा मेरे लिए, मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता के लिए, कि सबसे पहले तो मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का आभार मानूं, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में एक सत्य उजागर किया। जब ये बात आती है कि 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में क्या हुआ, तब उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अरे 70 साल की बात आप करते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि हम हैं इसलिए आप जिंदा है। और मैं तो आत्म परीक्षण करने लगा और मुझे ध्यान में आया कि वाकई में बहुत सही बात है कि आप हैं इसीलिए तो हम जिंदा है। आपने हमें जिंदा रखा, हम आपके आभारी हैं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं महाराष्ट्र से आता हूं और महाराष्ट्र में 1948 में बापूजी की नृशंस और निंदनीय हत्या के बाद बहुत सारे दंगे फसाद हुए और कई लोगों के घर उजड़े, कई लोगों की हत्याएं भी हुई। मेरे दादा, मेरे पिता और मेरे दादा बच गए, हम आपके आभारी हैं, क्योंकि आप ही के कारण हम जिंदा हैं। 1977 में देश में आपातकाल लगा, हमारे विचारधारा के कई लोग सत्याग्रह करते हुए जेल में गए। मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते जेल में गया। जेल में कई लोगों की प्रताड़ना हुई, कुछ लोगों की हत्याएं भी हुई, हम बचकर निकले, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें जिंदा रखा। फिर 1984 आया, 1984, और विद्यार्थी परिषद के हम कार्यकर्ता थे, दिल्ली आना जाना हुआ करता था, उस समय हम भी दिल्ली में थे और हमें पता है कि बोला गया ना कि एक बरगद का पेड़ गिरता है तो क्या क्या होता है, और बहुत सारी हत्याएं इस दिल्ली महानगर ने भी देखी। हम बचकर निकले, हम आपके आभारी हैं, आप ही है इसलिए हम जिंदा हैं। बाद में आया 2010, इस दिल्ली नगर ने हमारे देश की गौरवशाली राजधानी ने कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया। हम भी उस समय दिल्ली में आया करते थे और ये जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास जो ब्रिज बनाया है, फुट ओवर ब्रिज, करप्शन के कारण वो गिर गया। हम उसके अंदर से निकल रहे थे, हमारे ऊपर गिरा नहीं, हम आपके आभारी हैं, आप ही के कारण हम जिंदा हैं। बहुत सारी बातें कही जा सकती है, कई लोग उसमें घायल भी हुए, हम सब जानते हैं। तो इस तरीके का एक जीवनदानी प्रतिपक्ष इस देश को मिला है। स्वाभाविक रूप में देश की जनता ने और विशेष रूप में हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने इस प्रतिपक्ष के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि आप ही के कारण हम जिंदा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मुझे ये पूरा मंजूर है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने टिप्पणी करते हुए और भी ये कहा कि देखो सब आप ही का तो चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरदार आपका, दरबार आपका, और बोलते बोलते कहा अखबार भी आपका। मान्यवर नेता प्रतिपक्ष, कम से कम हमारे जनतंत्र के जो चौथा स्तंभ कहा जाता है उसका ऐसा अपमान मत करिए भाई साहब। मैं आपको करबद्ध निवेदन करता हूं, आप एडिटर्स गिल्ड के पत्रक निकलते हैं बीच बीच में, पढ़िए, एक भी पत्रक सरकार की आलोचना के बगैर निकलता नहीं और हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर पूरा अभिमान है और हम रहना भी चाहते हैं। हमारे यहां पर एक मीडिया रिसर्च का ब्यूरो है, उन्होंने अध्ययन किया कि विगत 3 महीनों में, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, आई एम नॉट यील्डिंग, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ऐसे जो समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है, टेलीग्राफ का समाचार पत्र में हम उल्लेख नहीं करते, वो तो एक व्यूज पेपर है, मगर ये जो न्यूज पेपर है, इनके जो एडिटोरियल्स हम देखे उपसभापति महोदय, 30 एडिटोरियल में से 25 सरकार की आलोचना करते रहे और आप कह रहे अखबार आपके हैं। कृपया इस तरीके से सत्य का अपलाप न करें, सत्य से परे जाकर बात न करें, मेरी आपको करबद्ध प्रार्थना है। मान्यवर महोदय, इस पूरे भाषण के संदर्भ में जब मैं कटाक्ष करता हूं, देखता हूं कि विगत कुछ सालों में क्या हुआ, 7 सालों में क्या हुआ, तो ध्यान में आता है सबसे महत्वपूर्ण बात कि कुल मिलाकर हम देखते हैं और उठाया गया विषय कि ये पीएम केयर्स फंड के बारे में क्या हुआ, पीएम केयर्स फंड के बारे में क्या हुआ।
मैं मानता हूं कि सदन का हर व्यक्ति जानता है कि पीएम केयर्स फंड एक बहुत ही साफ सुथरे तरीके से ट्रांसपेरेंटली चलाया गया फंड है। ऐसा नहीं है कि उसमें बीजेपी का अध्यक्ष और उसके संचालन में काम करे, जैसे कि डिजास्टर रिलीफ फंड के बारे में होता गया है कि एक दलगत राजनीति से उसको जोड़ा गया। कई हमारे विपक्ष के नेता जानते भी नहीं होंगे कि इस फंड के संचालन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का नाम है और उसको कहते हैं कि यह सरकारी फंड है। मतलब समझ में नहीं आता कि एक दल का अध्यक्ष किसी एक सरकारी फंड का, और कोई भी अध्यक्ष हो, अभी ये बात अलग है कि एक ही घराने का अध्यक्ष होता है, मगर कोई भी अध्यक्ष हो बोले कांग्रेस का, वो इस फंड के संचालन में आएगा। और आप फिर भी लोकतंत्र के बारे में हमें पाठ पढ़ाते हैं। धन्यवाद उपसभापति जी। मैं भाषण को जहां पर छोड़ा था वहीं से प्रारंभ कर रहा हूं। मैं ये कह रहा था कि कुल मिलाकर विगत कुछ सालों के राजनीतिक परिदृश्य पर हम निगाह डालते हैं तो ध्यान में आता है कि देश में एक पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर मौजूदा सरकार काम कर रही है, जबकि हमारे विपक्ष के मित्र कई बार अपने पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजुडिस को छोड़ने की कोई भी मंशा नहीं दिखा पा रहे हैं। मतलब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बारे में लंबी चर्चा हो सकती है। चर्चा के बारे में जैसे कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने और अन्य कई लोगों ने आपत्तियां की, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए, मैं समझ रहा हूं, मगर कुछ अच्छी बातों का अगर जिक्र करते थे, थोड़े खुले मन से उसका स्वागत करते थे, तो कोई आसमान गिरने वाला नहीं था। उपसभापति महोदय, जैसे बहुत बढ़िया तरीके से माननीय राष्ट्रपति महोदय ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और वीर बाल दिवस, इन दो नए प्रयासों का, दो नए एक दृष्टि से संस्मरणीय दिनों के बारे में, उनको इंस्टीट्यूट करने के बारे में उल्लेख किया है। क्या इसके बारे में हम माननीय प्रधानमंत्री जी को खुले दिल से अभिनंदन उनका नहीं कर सकते, उनकी इस सोच का अभिवादन नहीं कर सकते? मगर दुर्भाग्यवश इतनी उदार मनस्कता हमें जो पाठ पढ़ाते हैं संकीर्णता के संदर्भ में या अन्य अन्य विषयों के बारे में, वो नहीं दिखा पा रहे हैं, ये वास्तविकता है। और जब मैं ये पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजुडिस की बात करता हूं, एक पूर्वाग्रह के आधार पर राजनीति को आगे बढ़ाने की जो कोशिश हमारे विपक्ष के मित्रों द्वारा होती रही है, तो मैं जानता हूं कि एक इतिहास में कई ऐसे पन्ने हमें मिलते हैं, और न केवल भारतीय मतलब भारत के विपक्ष के बारे में, मगर अपने दल के बारे में भी। यहां पर परसों से जो भी चर्चा हो रही है उसमें कई बार श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में उल्लेख आए और उनके प्रति भारत सरकार ने जो काम किया, तो अभी आपको याद आए वगैरह वगैरह, तीखी प्रतिक्रियाएं, नोकझोंक भी हुई। मगर स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति हमारे आज के प्रतिपक्ष का रवैया उस जमाने में उनके वो रहते हुए और उसके बाद भी क्या रहा, इसके ऊपर भी निगाह डालना एजुकेटिव होगा। उनके बारे में अनुज धर ने एक किताब लिखी है, इंडियाज बिगेस्ट कवर अप, ए बुक ऑन द मिस्ट्री सराउंडिंग नेताजीज रिपोर्टेड डेथ इन 1945। अभी इसके विषय में जो भारत सरकार के पास दस्तावेज थे नेशनल आर्काइव में, जिसको डीक्लासिफाई किया गया 2012 में, और सब लोग जानते हैं, तो उन डीक्लासिफाइड रिपोर्ट्स के आधार पर यह कहा जाता है, और उसमें यह कहा गया है, आई एम जस्ट कोटिंग इट, द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट्स इंटेलिजेंस ब्रांच to the intelligence bureau had sent instructions, and according to the instructions, the instructions show that several members of Bose family were kept under surveillance between 1948 and 1968। और आज आप किसी एक कपोलकल्पित ऐप का उदाहरण लेकर हमें बोलते हैं कि आप सर्विलियंस करते हो। अरे आपने तो टर्निंग द सर्चलाइट इनवर्ड का एक विपरीत अर्थ लगाया, मतलब अपने ही लोगों के ऊपर और निगरानी रखे, सर्विलियंस रखे, इस पद्धति की बात की। एक उच्च कोटि के देशभक्ता के परिवार को इस पद्धति के अनुभव से गुजरना पड़ा। लंबा विषय नहीं है, मगर श्री पुरुषोत्तम दास जी टंडन, जो हमारी देश की जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी उसके अध्यक्ष थे, उनको क्यों त्याग पत्र देना पड़ा? वो तो जनतांत्रिक तरीके से चुनकर आए हुए अध्यक्ष थे, मगर उनकी अध्यक्षता सहन किसको नहीं हुई, और क्यों उनको त्याग पत्र देना पड़ा? क्यों मतभेदों को और सहन करने की क्षमता नहीं दिखाई गई? हमारे देश के एक बड़े अच्छे अफसर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हमारे देश के थे श्री पीसी अलेक्जेंडर जी। मैं जिस महाराष्ट्र से आता हूं उस महाराष्ट्र के वो राज्यपाल थे महोदय, और उनकी इच्छा थी कि अगर राष्ट्रपति पद के लिए उनका नामांकन होता तो अच्छा होता था। उन्होंने प्रयास भी किए, बाद में अपनी सारी वेदना उन्होंने फ्रॉम द कॉरिडोर्स ऑफ पावर इस नाम से एक किताब में
अपनी पूरी वेदना उन्होंने व्यक्त की है। तो उस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, हाँ प्लीज। Concentrated on the subject. Are you discussing presidential address or history of international? I have requested this to History all of members. International Congress or Please presidential take your, address? yes, please take your seat. I have requested it to each and every one of you. Please follow this for all. Please. I mean, it's very surprising and astonishing that our friends from West Bengal are teaching us as to democratically how should we conduct Please, ourselves. please. I mean, irony of the situation. Irony of the Please, situation. please, आप चेयर को एड्रेस करें। But let me tell you that श्री पीसी अलेक्जेंडर जी ने जो अपने जीवनी में लिखा है फ्रॉम द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, उस विषय में उसका सीट पर बैठ करना बोले। प्लीज यू आर ए सीनियर मेंबर सर। जयराम रमेश यू आर ए सीनियर मेंबर, आपस में बात न करें। प्लीज लेट हिम स्पीक। प्लीज नो नॉट अलाउड। प्लीज लेट हिम स्पीक। मिस्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे प्लीज। No, history requires to be retold, honorable sir. प्लीज। तो बात ये है, मैं ये बात कह रहा था, आप देखिए चेयर को एड्रेस विषय तो करें। आता ही आता है। इन्होंने भी हमारे पार्टी के और विचारधारा के इतिहास में कई सारे बिंदु जिसका कोई संदर्भ नहीं था उनको उठाया, तो जवाब देना तो हमारा कर्तव्य बनता है। और कम से कम सदन में तो हमें बोलने दीजिए, बाहर जो भी आपको करना है वो आप करते रहे हैं, और विशेष रूप में पश्चिम बंगाल में। तो मान्यवर, मैं उपसभापति महोदय, sir, they are misusing the point of order provision, sir. Just wait for me. Yes, I have made clear to all of you. I have made clear to all of, please. No point of order, please. Vinay ji, please speak. Vinay ji, please speak. यह मेरा सारे माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आप विषय पर ही बोले। तो प्लीज, अलेक्जेंडर जी की बात मैं ये कर रहा था कि उनको भी अपने दल के अंदर, जो जिस दल के साथ उनका विशेष रुझान था, जिसका लगाव था, उनके अंदर एक पॉलिटिक्स ऑफ, जिसको हम कहेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ सस्पिशन, पॉलिटिक्स ऑफ प्रोजुडिस, पॉलिटिक्स ऑफ पैरानोइया, इसका शिकार होना पड़ा। इसकी भी सब लोगों को जानकारी है, और इसलिए बाकी लोगों ने हमें लोकतंत्र के पाठ पढ़ाने की और दल के अंतर्गत जो आंतरिक जो जनतंत्र होता है उसके बारे में कहने की स्वाभाविक रूप में कोई आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, मैं और एक 2-3 बिंदु कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, मगर एक महत्वपूर्ण बात है कि जब हम पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं, और यहां पर कई सारे आंकड़े दिए गए, इन विषयों पर क्यों नहीं बोलते, उन विषयों पर क्यों नहीं बोलते कहा गया। महंगाई के बारे में कहा गया कि कितनी महंगाई हो रही है, आप क्या कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, और ये आंकड़े मेरे नहीं है, सरकार के भी नहीं है, ये इंडियन एक्सप्रेस के रिसर्च ब्यूरो के आंकड़े हैं जो उन्होंने छापे हुए हैं जून 2021 में, और वो आंकड़ों के आधार पर ये बोल रहा हूं। महंगाई के बारे में जो कंज्यूमर प्रोडक्ट का जो इंडेक्स सीपीआई जो होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो आज 4.8 पर एनम इस पद्धति से विकसित हो रहा, मतलब इस पद्धति से बढ़ रहा है, जबकि कांग्रेस के यूपीए के 10 सालों में इसका औसतन वृद्धि दर 7.8% पर एनम था। तो महंगाई को हमने रोका है, आप रोक नहीं पाए थे, ये वास्तविकता है। आप चाहे जो भी कहे, मगर वास्तविकता है। इंडियन एक्सप्रेस जहां तक फॉरेक्स की बात करें, जहां तक फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, उपसभापति महोदय, आपस में बात न करें प्लीज। उपसभापति महोदय, जहां तक हम विदेशी मुद्रा की बात करें, तो 2014 में हम अपने परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, हम कोई गलत नहीं बोल रहे। 2014 में हमने जब आपसे सत्ता के सूत्र अपनाए थे, तब हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार था, उसमें 313 बिलियन डॉलर्स की पूंजी जमा हुई थी। आज जब मैं आपके सम्मुख भाषण कर रहा हूं, उसके पहले की मैं 6 महीने पहले के आंकड़े दे रहा हूं, 600 बिलियन डॉलर्स के ऊपर हमारा फॉरेन करेंसी का जो भंडार होता है वो गया है, विदेशी मुद्रा का जो भंडार है। ये स्वीकार करिए ना, अभी थोड़ा दिल बड़ा करिए, थोड़ा कठिन है आपके लिए, थोड़ा दिल बड़ा करिए, कठिन है, आई नो दैट। फर्टिलाइजर सब्सिडी की अगर मैं बात करूं, 6.50 लाख करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी हमारी सरकार के अंदर दी गई है। पावर जनरेशन, चलिए उसकी बात करते हैं। ऊर्जा निर्माण किस पद्धति से हो रहा है। हमारे कार्यकाल में
आज 1280 बिलियन यूनिट पर एनम की बिजली निर्माण हो रही है, जबकि अगर यूपीए का औसतन हम देखें तो 720 बिलियन यूनिट पर एनम ये आपका औसतन वार्षिक ऊर्जा निर्माण का और जो भी परफॉर्मेंस है वो रहा है। जहां तक रोड कंस्ट्रक्शन की बात है, और इसके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है कि कैसे रास्तों के निर्माण को हमारे सरकार के कार्यकाल में बहुत अच्छे और तीव्र गति से हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो रोड कंस्ट्रक्शन में पुराने हमारे जो रिकॉर्ड थे 10 साल का जो यूपीए का कार्यकाल रहा, उसकी तुलना में 30% से भी अधिक गति से देश में रास्तों का जाल बिछाने का काम और पूरी क्षमता के साथ हो रहा है। मैं मानता हूं कि सत्य को आपको स्वीकारना पड़ेगा। बहुत बार उपसभापति महोदय विषय आता है कि मनरेगा 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 का क्या उल्लेख नहीं, फलाना ढिकना। अरे मनरेगा इस देश ने जो देखा है 10 साल आपके यूपीए के कार्यकाल में, और माननीय प्रधानमंत्री जी के उसके ऊपर की टिप्पणी का भी आप जरूर उल्लेख करते हैं, कोई आपत्ति नहीं, मगर टिप्पणी कोई वास्तविकता से विपरीत नहीं थी, क्योंकि उस समय जो काम हो रहा था, उसकी जो गुणवत्ता थी, उसमें जो व्यक्ति लगे थे, उसमें जो करप्शन भरा हुआ था, उसकी तुलना में अगर हम देखें तो मैं मानता हूं कि बहुत, और इसके संदर्भ में गुणवत्ता के संदर्भ में विशेष रूप में बहुत अच्छी सफलता हमने अर्जित की है। एवरेज एनुअल परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो यूपीए के कार्यकाल में 200 करोड़ एवरेज परसेंटेज थे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में 230 करोड़ एनुअल परसेंटेज, यहां तक ये पूरा रिकॉर्ड जाता है। तो मनरेगा के बारे में भी हमारी जो प्रतिबद्धता है, देखिए हम उस व्यवस्था को सुधार करते हुए, उसमें जो रिसाव होता था, करप्शन होता था, उसको प्लग करते हुए और जनता के लिए जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका उपयोग हो अच्छे तरीके से, इसकी पूरी व्यवस्था करते हुए हमने ये काम किया है। और इसलिए मनरेगा की योजना को हमने और अच्छे तरीके से, आपने जिस पद्धति से चलाया था, कृपया सीट पर बैठकर बात ना करें, कि जिस योजना को महात्मा गांधी जी का नाम दिया गया है वो बहुत अच्छे तरीके से और हमारे देश के राष्ट्रपिता के गौरव के अनुरूप चलनी चाहिए, और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको करप्शन से पूरा मुक्त किया है और एक प्रोडक्टिव पद्धति से मनरेगा का काम हो रहा है। इसको भी हमने देखना चाहिए, समझना चाहिए। आदरणीय उपसभापति महोदय, कई बार, और देखिए कैसी विडंबना होती है कि हमारे कम्युनिस्ट नेता भी हमको कोसते हैं कि आपके यहाँ लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, और स्वाधीनता संग्राम में आपने क्या किया था। अरे स्वाधीनता संग्राम के बारे में पीसी जोशी और बाकी सारे जो आपके नेता थे ना, आपको थोड़ा देखिए, आप अपना ही इतिहास एक बार झांक कर देखिए। मगर वो खैर मैं उन बातों पर जाता नहीं क्योंकि लंबी बहस होगी। मगर जहां तक लोकतंत्र की बात आती है, जो उठता है अपने पूरे परिवार के लोगों में जिन्होंने अपने सत्ता पर बांटे हैं, ऐसी पार्टियां बहुत सारी, और हमें पढ़ाते हैं लोकतंत्र की बात। अरे आपके यहां थोड़ा सा लोकतंत्र का ल तो लाकर दिखाइए कि कितना आता है। कुछ नहीं जी, आपका तंत्र तो एक परिवार तंत्र हुआ है और आप हमें लोकतंत्र के पाठ पढ़ाते हैं। मगर मैं बताना चाहता हूं उपसभापति महोदय, लोकतंत्र के विषय में भी हम लोकतंत्र की बात ज्यादा शायद करें न करें, मगर काम हम कर रहे हैं। और मैं उदाहरण देता हूं, आपको भी ये मंजूर होगा, थोड़ा खुला मन करते हुए अगर आप सुनेंगे मेरी बात को तो आपको ये मान्य होगा। देखिए हमारे देश में अभी 26 जनवरी हो गया, प्रतिभा सम्मान हम करते हैं और पद्मश्री, पद्म अवार्ड्स हम देते हैं। बरसों तक ये पद्म अवार्ड्स किनको मिलते थे? किसी विशिष्ट पद्धति के लोगों को ही क्यों मिलते थे? किसी विशिष्ट विचारधारा के लोगों को ही क्यों मिलते थे? क्यों वैचारिक अस्पृश्यता के आधार पर इसका निर्णय होता था? अरे ये तो हमारी सरकार थी और हमारी सरकार के प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि हमने हमारे एक प्रखर आलोचक सम्माननीय श्री शरद पवार जी जैसे व्यक्ति को भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। हम राजनीति नहीं करते, बिल्कुल राजनीति नहीं करते। अटल जी को नरसिंह राव जी ने दिया, उनको तो आप मानते ही नहीं मान्यवर। आप तो नरसिंह राव जी का नाम भी लेना संभव नहीं आपके लिए। आपस में छोड़ दीजिए अभी बात। नरसिंह राव एक अलग पद्धति के नेता थे, उदार मनस्क नेता थे, गलती से वो आपके दल में थे इसलिए उन्होंने वो दे दिया। मगर मैं कहना चाहता हूं कि हमने प्रतिभा सम्मान का भी लोकतांत्रिकरण किया है। इट इज द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नेशनल रिकॉग्निशन।
और इसलिए आज पीपल्स पद्म की पद्धति से एक नई रचना स्थापित हो गई है। कई ऐसे अनजान चेहरों को, अनसंग हीरोज को हमने सम्मानित किया है। देश की जनता इस सोच के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति कृतज्ञ है। विकास का भी लोकतांत्रिकरण हुआ है। यहां पर हमारे देश में मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, ये शब्दावली पहले से थी, हमने उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बनाया। उसके लिए यहां पर केंद्र में अधिकारी नियुक्त किए, धन का आवंटन किया और विकास का भी हमने लोकतांत्रिकरण किया। केवल कुछ चंद गिने चुने शहरों और जिलों तक ये विकास सीमित न रहे, ये हमारी सोच है। जन औषधि केंद्र, इसका विस्तार किसके कार्यकाल में हुआ? हमारे कार्यकाल में हुआ। आज आप बस्तियों में जाइए, ग्रामीण अंचलों में जाइए, यहां तक की डिमांड ये आ रही है हमारे किसानों से, और मैंने इसका उल्लेख भी किया था कि जनऔषधि केंद्रों में पशु वैद्यकीय और पशु चिकित्सकों के द्वारा जो पशुओं की चिकित्सा के लिए औषध दिए जाते हैं, उसका भी समावेश करना चाहिए। मैं इस डिमांड को दोहराता हूं कि केवल मनुष्य के उपचार के लिए जो दवाइयां दी जाती है वो नहीं आनी चाहिए, पशुओं की चिकित्सा की दवाइयां भी उसमें आनी चाहिए। मगर आज जो जनऔषधि केंद्रों का जाल पूरे देश में बिछा हुआ है, मैं मानता हूं कि स्वास्थ्य सेवा का ये जनतांत्रिकरण है। केवल एम्स तक, केवल गिने चुने शहरों तक ये स्वास्थ्य सेवा सीमित न रहे। हर किसी को अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा का अधिकार है, हमने उसको माना है और ये किया है। हमारे देश में स्पोर्ट्स के बारे में लंबी चर्चा होती रहती है। दुर्भाग्यवश चर्चा ज्यादा होती है, काम कम होता है। मगर हम सबको पता है कि विगत 5-7 सालों में नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी के द्वारा, हमारे क्रीड़ा मंत्रालय के द्वारा देशी पारंपरिक खेलों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे जो पुराने खेल थे, खैर कबड्डी तो काफी अभी अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर भी पहुंच चुका है, मगर कई ऐसे हमारे ग्रामीण अंचलों में परंपरा से जो खेल हम खेलते आए, जो खेलते खेलते हमारे में से कई लोग बड़े हुए, उनकी कोई पूछ परख नहीं थी, उनकी कोई चिंता नहीं करता था। अभी की सरकार ने पारंपरिक खेलों पर बल दिया है। मैं मानता हूं कि क्रीड़ा क्षेत्र में भी ये एक लोकतांत्रिकरण है, क्योंकि लोगों की आशा आकांक्षा, उनके भाव विश्व के अनुरूप हम खेलों की व्यवस्था में भी कुछ सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये भी पता है मान्यवर, आपको ये भी पता है कि देश के अन्य क्षेत्रों में जो छोटे छोटे स्थान थे जहां पर विमान की सेवा उपलब्ध नहीं थी, हमने उड़ान योजना लाई और उन सारे छोटे छोटे क्षेत्रों को भी और हमारे एयर ट्रैवल के नक्शे पर लाया। इसी पद्धति से, जिस पद्धति से हमने राम दयालु कोच बनाए, किसान ट्रेनें तैयार की। अभी किसान ट्रेन के लिए कोई संविधान संशोधन की जरूरत नहीं थी, संवेदना की जरूरत थी। वो संवेदना दिखाने वाले माननीय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किसान ट्रेन शुरू किया। कितने किसानों को लाभ हो रहा है आपको पता है? थोड़ा आपके किसानों के साथ भी बात करिए, वो बताएंगे कि किसान ट्रेन के कारण काफी कुछ लाभ हुए हैं। तो राम दयालु कोच हो, उड़ान योजना हो, किसान ट्रेन हो, हमने यातायात व्यवस्था का भी लोकतांत्रिकरण किया है। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। और मैं बताता हूं, आप थोड़ा सुनिए। हम जानते थे कि हमारे देश में आयुर्वेद और योग, ये जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है, उसकी बहुत सुदीर्घ परंपरा है, बहुत संपन्न परंपरा है। मगर योग आखिरकार एक ज्ञान है, हमारी पारंपरिक ज्ञान संपदा है। एक दृष्टि से हमारी सॉफ्ट पावर है, हमारी सौम्य संपदा है, वो हमारे पास तक रखे। जरूरत नहीं पूरे विश्व को, हम बोलते ही है कि पूरी वसुंधरा हमारा घर है, ये विश्वची माझे घर हम मराठी में कहते हैं। तो ये पूरे विश्व में इसको फैलाने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना हुई। आज मुझे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष के नाते ये कहते हुए यहां पर गर्व महसूस हो रहा है कि हर किसी देश में लगभग आज योग दिन मनाया जाता है, लोग खुले मैदान में आते हैं। योग को, ये स्वास्थ्य और हेल्थ के विषय में एक दृष्टि से न केवल लोकतांत्रिकरण है, ये तो एक वैश्वीकरण है, हमारी प्राचीन ज्ञान संपदा का वैश्वीकरण है। पशुपालकों, मछुआरों, डेयरी व्यवसायियों, इनके लिए अब तक कोई मंत्रालय नहीं था, उनको कृषि के साथ ही समाहित किया जाता था। अभी ये सारे क्षेत्र अपने आप में इतने अच्छे पद्धति से विकसित हो रहे हैं। एक दृष्टि से एग्रीकल्चर एंटरप्राइज इसमें से विकसित हो रहा है। तो पशुपालकों के लिए, मछुआरों के लिए, हमारे दुग्ध व्यवसायियों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाना,
क्या इसके प्रति आप प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने की उदारता नहीं दिखा सकते? मगर आप नहीं करेंगे और हमें बताएंगे कि आप संकीर्ण है और हम लोकतंत्र के पुरस्कर्ता है। अरे कितनी विडंबना है। थोड़ा सा दिल बड़ा करिए, थोड़ी सी उदार मनस्कता रखिए, जो अच्छा है उसको अच्छा कहने की सच्ची प्रवृत्ति जो है उसको जगाइए। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। और छोटी सी बात है, मैं लोकतांत्रिकरण के विषय पर चर्चा कर रहा हूं। मान्यवर, हम सब जानते हैं, हम जब स्कूलों में थे, कॉलेज में थे, 10वीं 12वीं के रिजल्ट्स आते थे तो अटेस्टेशन के लिए हमें और एक कचहरी के बाद दूसरी कचहरी वो गैजेटेड ऑफिसर ढूंढने के लिए जाना पड़ता था। अभी नहीं, अभी हम अपने स्वाक्षरी से, अपने हस्ताक्षर के माध्यम से उसके ऊपर और ये कह सकते कि ऑथेंटिक है। ये क्या जनता को अधिकार देना नहीं है? ये क्या छोटे अधिकारों का लोकतांत्रिकरण नहीं है? क्या इसके बारे में एक छोटी सी बात के लिए थोड़ा दिल बड़ा करके आप सरकार का अभिनंदन नहीं कर सकते थे? मगर आप करेंगे नहीं, क्योंकि आप विपक्ष के हैं और आप बोलेंगे कि नहीं नहीं, अभिनंदन करना तो हमारे संकेत में आता ही नहीं, और आप वो संकीर्ण मानसिकता के आप शिकार होंगे, हमें लोकतंत्र के पाठ पढ़ाएंगे। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि कृपया ऐसा न करें। तो कुल मिलाकर उपसभापति महोदय, मैं आपको केवल संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूं कि विगत 7-7.5 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस पद्धति से यहां पर शासन चलाए हैं और जिस पद्धति से लोग मजाक भी उड़ाते हैं, ये अच्छे दिन कहां गए वगैरह वगैरह, मैंने जो वर्णन किया ना उसी को अच्छे दिन कहते हैं। और जनता ये जानती है, और जनता ये जानती है, आप लोग जाने न जाने, जनता ये जानती है। और जनता क्या जानती है वो आप नहीं जानते, इसलिए आप उस अवस्था में आ गए। थोड़ा जनता के साथ आपका संवाद बढ़ता है, थोड़ा जनता के साथ आपका संवाद, वही थोड़ा जनता के साथ आपका थोड़ा प्लीज आप थोड़ा माननीय विनय जी चेयर को समझ, थोड़ा जनता के साथ आपका संवाद अगर बढ़ता है, आप थोड़ा लोगों के अंदर घुल मिल जाते हैं, रूबरू होते हैं, उनकी आवाज और अपने अंतरात्मा की आवाज जो आपने दबाई हुई है उसको थोड़ा उछालने की कोशिश करते हैं, तो मैं मानता हूं कि अच्छे दिन का स्वर आपको भी जरूर सुनाई देगा और यही अच्छे दिन की व्याख्या है। अध्यक्ष महोदय, कई बार ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम और इस तरीके की योजनाओं के बारे में कहा जाता है और कहना भी चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए, मगर मैं एक सूक्ष्म फर्क आपके ध्यान में लाकर अपने भाषण को समाप्त कर रहा हूं उपसभापति महोदय, कि आपने एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की चर्चा की। जरूर पुराने सरकारों ने उस विषय में, महाराष्ट्र में पहले अच्छा काम हुआ था, बाद में केंद्र ने उसको अपनाया, यद्यपि उसमें करप्शन हुआ, बहुत सारे घोटाले धांधलियां हुई, फिर भी योजना का जो मूल प्रारूप था वो अच्छा था। श्री VS पागे, जो महाराष्ट्र के पागे साहब, उनको मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना है। हमारी सम्मान की भावना दल के रंग के आधार पर नहीं होती मान्यवर महोदय, तो इसलिए हम तो सबके प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। हमने सम्मान का लोकतांत्रिकरण किया है। मैंने बोला भी, प्रधानमंत्री संग्रहालय बन रहा है जिसमें सारे प्रधानमंत्रियों को हम प्रणाम करेंगे, केवल एक प्रधानमंत्री को नहीं। तो वो बात छोड़िए, अभी उसी बात को बार बार क्यों बताऊं, मगर मेरा कहने का बिंदु यह था कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम तक आपकी प्रतिभा सीमित रही। इस सरकार ने अपने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोक कल्याण के मार्ग को और प्रशस्त करते हुए एम्पावरमेंट गारंटी स्कीम लाई है। ये एम्पावरमेंट गारंटी है, ये केवल एम्प्लॉयमेंट की गारंटी शायद होगी भी नहीं, जहनी भी नहीं चाहिए, मगर व्यक्ति को सक्षम बनाना, शक्तिशाली करना जरूरी है। और उसके लिए चाहे कुशलता के विकास की बात हो, उद्यमिता के विकास की बात हो, कृषि मंत्रालय में एक किसान कल्याण का अलग विभाग बनाने की बात हो, हमारे कारीगरी को प्रोत्साहन देने की बात हो, इन सारे विषयों के माध्यम से हमने एक एम्पावरमेंट गारंटी स्कीम लाई है। और इसलिए मैं मानता हूं कि इस एम्पावरमेंट गारंटी की वास्तविकता को आप स्वीकार करें, खुले मन से स्वीकार करें, दिल थोड़ा बड़ा करें। अच्छे दिन आए हैं, अच्छे दिन आते रहेंगे, अच्छे दिन चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।